नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी वात्सल्य में। जैसा कि हम लगातार पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर बातचीत कर रहे हैं और पाश्चात्य काव्यशास्त्र को पढ़ते हुए हमने अरस्तू, प्लेटो, कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ, बेनेडिक्टो क्रोचे इन लोगों पर बातचीत कर लिया गया था। उसकी भी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में लगी हुई है। उसको आप जाके सर्च करके आप उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में लगी हुई है। आज हम अगले चिंतक पाश्चात्य विद्वान टी.एस. इलियट पर बातचीत करेंगे। टी.एस. इलियट जो 1888 में जन्मे थे और इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें तो सेलेक्टिव एसेज 1932 में आती है, पोएट्री एंड ड्रामा 1951 में, द सेक्रेड वुड 1920 में और द वेस्टलैंड 1922 में आता है। और इस द वेस्टलैंड पे 1948 में नोबेल पुरस्कार पाते हैं। तो आप ज़रूर याद रखें कि वो द वेस्टलैंड एक महत्वपूर्ण कृति है क्योंकि उनको इस पे नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे हम देखेंगे कि टीलियट का जो संबंध है वो नई समीक्षा आंदोलन से है। अब ये नई समीक्षा आंदोलन जो है वो है क्या? तो जो नई समीक्षा आंदोलन है यानी कि नियो क्लासिकल जो अ, टर्म आता है साहित्य की दुनिया में, उससे संबंधित है टी.एस. इलियट। तो नई समीक्षा से जो मुख्य तात्पर्य ये होना चाहिए कि जो नई समीक्षा है वो किसी भी रचना को केंद्र में रखती है, न कि रचनाकार को। इसके पहले जब समीक्षा होती थी तो रचनाकार को केंद्र में रख के रचनाओं का समीक्षा किया जाता था। लेकिन जब नई समीक्षा की एक धारणा बनी कि रचना को ही मूलभूत केंद्र में रखते हैं, रचनाकार से बिल्कुल भी मतलब नहीं होता, ये नई समीक्षा की एक धारणा है और इस तरह के आंदोलन से टी.एस. इलियट जुड़े हुए थे। आगे द द क्राइटेरियन नामक एक त्रैमासिक पत्रिका का भी इन्होंने प्रकाशन किया था 1922 से लेकर 1939 तक। तो ये आप जरूर ध्यान रखें कि अगर परीक्षाओं में पूछ देता है कि किस पत्रिका का संपादन प्रकाशन टी.एस. इलियट ने किया था, तो आप जरूर ध्यान दें कि द क्राइटेरियन नाम की पत्रिका थी जिसका प्रकाशन टी.एस. इलियट ने किया था। आगे हम देखते हैं कि इनके जो सिद्धांत क्या क्या हैं। टी.एस. इलियट का जो शास्त्रीय संबंधी सिद्धांत है वो निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत और परंपरा का सिद्धांत, दो सिद्धांत में देखने को मिलता है। अब हम पढ़ेंगे कि निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत क्या है। पहले मैं तो बता दूं कि निर्वैयक्तिकता है क्या। तो निर्वैयक्तिकता ये है कि किसी व्यक्ति के विशिष्टता का सामान्यीकरण हो जाना, यानी कि खुद की व्यक्तित्व को केवल व्यक्तिगत न हो कि वो जन सामान्य का विचार और भाव हो जाना, ये निर्वैयक्तिकता है। और अब देखेंगे निर्वैयक्तिकता वास्तव में है क्या। तो टी.एस. इलियट ने कविता में बढ़ती व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का विरोध किया क्योंकि जो टी.एस. इलियट का समय रहा है 1888 के बाद, यानी कि आधुनिक समय जो मॉडर्न पीरियड रहा है, उसमें हम देखते हैं कि जो कवि हुए, जो रचनाकार थे, वो रचनाओं में अपने व्यक्तिगत चीज़ों को लिखते रहते थे, अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को लिखते रहते थे, उकेरते रहते थे। इस तरह की बढ़ती प्रवृत्ति को टी.एस. इलियट ने विरोध के माध्यम से निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत दिया है। निर्वैयक्तिकता का अर्थ मैंने यहाँ लिखा भी है कि कवि के व्यक्तिगत भावों की विशिष्टता का सामान्यीकरण हो जाना, यानी कि जो कवि किसी कविता को अगर लिख रहा है तो उसमें उसके जो व्यक्तिगत भाव है, जो उनकी व्यक्तिगत भाव की विशिष्टता है, वो जन सामान्य का भाव बन के एक सामान्यीकरण की अवस्था में आ जाए। आप ध्यान दीजिए कि टी.एस. इलियट जो है वो व्यक्तिवादी प्रवृत्तियों का विरोध करते हैं। किसकी? व्यक्तिवादी प्रवृत्तियों का विरोध करते हुए निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत देते हैं। यानी कि कविता में कवि के व्यक्तित्व का कोई मतलब नहीं होता है और वो होना भी नहीं चाहिए। कविता का अपना एक भाव होता है, उसमें किसी प्रकार के कवि के व्यक्तिगत भाव की विशिष्टता नहीं होनी चाहिए। वो जो कवि का व्यक्तिगत भाव है उसका सामान्यीकरण होके निर्वैयक्तिकता में बदल जानी चाहिए। आगे जब हम देखते हैं तो उन्होंने कुछ मान्यताएं भी दी हैं निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत को लेकर के।
उसको मैंने क्रम वाइज लिखा भी है कि कवि जो है वो वैज्ञानिक के समान निर्वैक्तिक और वस्तुनिष्ठ होता है, कला भी निर्वैक्तिक होती है। उनका कहने का मतलब है कि जो कवि है वो वैज्ञानिक की तरह अपने व्यक्तित्व को रचनाओं में नहीं उघेरने से बचता है, अपनी व्यक्तित्व की अपनी व्यक्तिगत भावना को कविता की भावना से दूर रखता है और फिर रचना रचता है। जिस तरह से वैज्ञानिक किसी चीज पे शोध करते हुए अपनी व्यक्तिगत अनुभव को और उस शोध के टर्मिनोलॉजी के दोनों को दो अंतर में रखता है, उसी तरह कवि भी निर्वैक्तिक होता है और जो कला है वो भी निर्वैक्तिक है। आगे लिखते हैं कि कवि के व्यक्तिगत भाव सार्वभौम भावों में रूपांतरित होकर अभिव्यक्त होती है। वही चीज जो मैं ऊपर निर्वैक्तिकता के अर्थ के रूप में बताया था कि कवि के व्यक्तिगत भावों की जो विशिष्टता है उसका सामान्यीकरण हो जाना, मतलब कवि का जो व्यक्तिगत भाव है वो सार्वभौमिक भाव के रूप में रूपांतरित होकर बदल के परिवर्तित होकर कविता में अव्यक्त हो, ऐसा टी.एस. इलियट का मानना है। तीसरा वो कहते हैं कि कला जो है वो व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि पलायन है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पंक्ति है जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है कि कला व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं पलायन है। मतलब कि जो कला है, जो रचना है, वो हमारे व्यक्तिगत यानी कि निजी अभिव्यक्ति का साधन नहीं है बल्कि हमारे व्यक्तिगत भावों का पलायन है। यानी कि हमारा जो व्यक्तिगत भाव है वहां से हम पलायन करके जनसामान्य का जो भाव है उसको आत्मसात करते हुए सामान्यीकरण का एक प्रक्रिया को अपनाएं, ये कला है। यानी कि अगर कोई कलाकार किसी कला को रच रहा है तो वहां कलाकार के निजी भाव की अभिव्यक्ति नहीं होनी चाहिए। कलाकार के जो निजी भाव है वो जनसामान्य का भाव बन के एक सामान्य रूप में आए, यानी कि अपने निजी भाव से पलायन करते हुए जनसामान्य के भाव को ग्रहण करने का जो प्रक्रिया है वो कला है। ये टी.एस. इलियट कहना चाहते हैं। पंक्ति जरूर याद रखिएगा कि कला जो है व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि पलायन है। अब क्या है कि अब हम ये तो रहा जो था कि ये सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जिसको आप याद करके, और मैंने कुछ बताया भी है व्यवहारिक रूप में, उसको सुन के भी आप समझ गए होंगे। पर अब एकदम ठेठ व्यवहारिक रूप में जाते हैं जिसको बहुत ही सरल तरीके से टी.एस. इलियट ने बताया है कि वास्तव में निर्वैक्तिकता का सिद्धांत है क्या। उसको मैं एक चित्र के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। चित्र कुछ यूं है कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक मैंने इस पे लिखा है कि ये प्लेटिनम का टुकड़ा है और ये जो घर बनाया है, हालांकि उतना सही नहीं बन पाया है क्योंकि मेरी ड्राइंग जो है वो थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन ये घर है, आप मान के चलें। अगर आपने गणित पढ़ा होगा तो आप उसमें अलजेब्रा वाले वही सपोज डैट करके एक कल्पना की दुनिया में मान लें कि हाँ ये घर है। और घर में क्या क्या है, घर में SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और O2 ऑक्सीजन है से भरा हुआ वो घर है। यानी कि जो घर का कमरा है वो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से भरा हुआ है। किससे? सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से भरा हुआ है। अब उस घर में हम इस प्लेटिनम के टुकड़े को ले जाते हैं। जब इस घर में हम प्लेटिनम के टुकड़े को ले आए तो ये जो है, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये जो ऑक्सीजन है, ये सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। यानी कि ये एक प्रकार का तेजाब बन जाता है। यानी कि सल्फर एसिड हमने लिखा है, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। और जो प्लेटिनम का ये टुकड़ा इस घर में हमने डाला है, ये ज्यों का त्यों बना होता है। मतलब उस घर में जो ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड थे वो परिवर्तित होके सल्फ्यूरिक एसिड बन जाते हैं, और जो ये प्लेटिनम का टुकड़ा है वो ज्यों का त्यों बना होता है। ये प्लेटिनम का टुकड़ा ही कलाकार का मन है, कवि का मन है, कवि का हृदय है। कहने का मतलब ये है कि जो कवि का व्यक्तित्व है वो और कुछ नहीं, ये प्लेटिनम का टुकड़ा है। और वो प्लेटिनम का टुकड़ा यानी कि कवि का जो व्यक्तित्व है वो केवल उत्प्रेरक का काम करता है और एक उत्प्रेरक की तरह भूमिका में रहता है
और वो कविता में निहित तो रहता है, काव्य में निहित तो रहता है कलाकार का जो व्यक्तित्व है, पर वो सामने स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। आप इस पूरी प्रक्रिया में देखेंगे कि SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को जुड़ के सल्फ्यूरिक एसिड बनने की प्रक्रिया में प्लेटिनम तो है, लेकिन जब ये सल्फर डाइऑक्साइड ये सल्फ्यूरिक एसिड बन जा रहा है तो वहां प्लेटिनम हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन प्लेटिनम यहाँ विद्यमान है। ज्यों का त्यों प्लेटिनम है, प्लेटिनम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं बचता। इसी तरह से जब कोई कवि किसी रचना को रचता है तो वहां अपने व्यक्तित्व को बनाए रखता है, उस व्यक्तित्व के अनुभव यानी कि उसके व्यक्तिगत अनुभव और समाज के अनुभव दोनों को मिलाता है और काव्य रचना करता है। यानी कि रचना में कवि के जो अनुभव है वो तो है, कवि का मन तो है, कवि का व्यक्तित्व तो है, लेकिन रचना में कवि का व्यक्तित्व स्पष्ट दिखाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो रचना है वो व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं व्यक्तित्व से पलायन होता है। अब इसके आधार पे हम नीचे लिखे हुए हैं कि कवि का व्यक्तित्व एक उत्प्रेरक की तरह होता है। यानी कि जिस प्रकार उस घर के कमरे में जहाँ सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस भरी हुई थी, जब हम प्लेटिनम का टुकड़ा डाले यानी कि प्लेटिनम का टुकड़ा डाले तो वहाँ तो प्लेटिनम का टुकड़ा डाले तो तो हम देखते हैं कि वहाँ जो सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में SO2 और O2 यानी कि ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड आपस में जुड़ के प्लेटिनम की उपस्थिति में जुड़ के सल्फ्यूरिक एसिड बन जाते हैं और प्लेटिनम ज्यों का त्यों बना होता है। वैसे ही कवि का व्यक्तित्व होता है जो समाज के समाज के भावों को अपने व्यक्तिगत भावों से मिलाते हुए एक काव्य रचता है और उस काव्य में उसका व्यक्तित्व तो होता है, लेकिन उस व्यक्तित्व को दिखना नहीं चाहिए। वो व्यक्तित्व उसके अंदर निहित है, लेकिन वो दिखना नहीं चाहिए। उत्प्रेरक के काम के तौर पे रखा जाता है, एक कैटलिस्ट होता है। जिस तरह से रासायनिक प्रक्रियाओं में एक कैटलिस्ट होता है यानी कि उत्प्रेरक होता है जो रासायनिक प्रक्रिया को पूरा करता है, वैसे ही कवि का व्यक्तित्व होता है और वो व्यक्तित्व कविता में झलक नहीं दिखाई देता है उस व्यक्तित्व का। ये जो है वो निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत है। यानी कि जो प्लेटिनम जो ज्यों का त्यों है वही कवि का मन है और वही कवि का व्यक्तित्व है जो ज्यों का त्यों बना रहता है, सब कुछ में भाग लेता है। काव्य रचना में भी उसकी सहभागिता होती है, लेकिन रचना में उसको देखा नहीं जा सकता, यही निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत है। इसके आधार पर टी.एस. इलियट ने कहा है टी.एस. इलियट ने कहा है कि अच्छा रचनाकार कविता में अत्यंत संयमित आत्म अभिव्यक्ति करता है। वह अपनी भावनाओं और व्यक्तिकता से अधिकतम दूरी बनाए रखते हुए काव्य रचना। आप देख रहे होंगे कि अपनी भावनाओं यानी कि निजी हमारी खुद की जो फीलिंग्स है, जो हमारी व्यक्तिगत इमोशंस है, उसको दूर रखते हुए काव्य को रचता है और समाज की भावनाओं को काव्य में रचता है। यानी कि अपनी फीलिंग्स को हम उसमें हूबहू नहीं उतार सकते, क्योंकि कविता जो रचना हम रच रहे हैं वो केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन की अभिव्यक्ति न होके वो एक समाज की यानी कि जो हमारा व्यक्तिगत भाव है उसके सामान्यीकरण की एक व्यवस्था है, वो एक प्रक्रिया है। जो कवि के भावों की जो विशिष्टता है उसको समाज के भावों से मिलके एक सामान्यीकरण की भाव के रूप में स्थापित होती है और काव्य रचना में दिखाई देती है। यानी कि टी.एस. इलियट कहते हैं जो कविता है वो हमारे व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का साधन न होके हमारे व्यक्तित्व से पलायन का साधन है, पलायन की व्यवस्था है, जिसमें हम अपने व्यक्तिगत चीज़ों को छोड़ दुनिया भर के भावों को आत्मसात करके एक काव्य को रचते हैं। तो ये है टी.एस. इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत हम जब देखेंगे तो आप देख पाएंगे, स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, परंपरा का सिद्धांत। किसका? परंपरा का सिद्धांत। यह इलियट का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। परंपरा का मतलब संस्कृति से है, मैंने लिखा भी है।
परंपरा का मतलब संस्कृति से है। अब संस्कृति क्या है? संस्कृति का मतलब इतिहास बोध। क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी विचार जब तक अपने पीछे के कालों के बारे में, अपने अतीत के बारे में नहीं जानता है, तब तक उसके न्याय की बात वो नहीं कर सकता। आप ध्यान दीजिए कि मैथिली शरण गुप्त ने जब भारत भारती लिखा, तो वहाँ पे 3 खंड लिखे, अतीत, वर्तमान और भविष्य। तो वो अतीत जो वो लिखते हैं, वही ये परंपरा यहाँ टी.एस. इलियट कह रहे हैं कि हमें अपनी परंपरा को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब हम अपने इतिहास बोध यानी कि अपने पीछे बीते हुए अतीत के बारे में जानेंगे, अतीत की अच्छाइयों और बुराइयों को जानेंगे, तो हम अपने आने वाले वर्तमान में जो चीज़ है, जो चीज़ें रचेंगे, उसमें एक परिवर्तन के आधार पे रचेंगे या फिर किसी भी रचना का जब मूल्यांकन करने जाएंगे, तो उस आधार पे, उस रचनाशीलता को संपूर्ण परंपरा की सापेक्षता के आधार पे रचना करना चाहिए, ऐसा टी.एस. इलियट मानते हैं। और लिखते भी हैं कि किसी भी रचना का मूल्यांकन जो है वो रचनाशीलता की संपूर्ण परंपरा की सापेक्षता में होना चाहिए, यानी कि जो रचना है उस रचना क्रम के सापेक्ष उसका मूल्यांकन होना चाहिए। यानी कि अगर हम देखते हैं कि मुक्तिबोध की जो कविता है, अंधेरे में भूल गलती, यानी कि जो मुक्तिबोध की कविता भूल गलती है, तो भूल गलती की जो परंपरा जो उस रचना का मूल्यांकन होगा, वो कहीं न कहीं हमें निराला के राजे ने रखवाली की कविता की जो परंपरा रही है, उसको उसके सापेक्ष रखते हुए एक व्यापक मूल्यांकन और रचनाशीलता की संपूर्ण परंपरा के सापेक्ष रखने का तरीका पता होगा। तो वही कहते हैं कि किसी भी रचना का जो मूल्यांकन है, वो रचनाशीलता की संपूर्ण परंपरा के सापेक्ष होना चाहिए। यानी कि जो रचना है, वो उसकी संस्कृति, उसके इतिहास बोध, उसकी प्राचीन परंपराओं के सापेक्ष होना चाहिए। आगे क्या है कि परंपरा से साहित्यकार अपने कर्तव्य बोध को जान पड़ता है। मैं वही चीज पहले जो बताया था, वही चीजें यहाँ सामने देखने को मिल गई कि परंपरा से साहित्यकार अपने कर्तव्य बोध को जान पड़ता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो परंपरा है वो संस्कृति है। संस्कृति का मतलब इतिहास बोध। इतिहास बोध का मतलब ये नहीं है कि प्राचीन आडंबर, प्राचीन कुरीतियों को जानना, नहीं। इसका मतलब है कि हमारे अतीत की जो परंपराएं चली आ रही हैं, हमारे अतीत में जो जागृत चेतना का जो विकास होते आ रहा है, उस चेतना के बारीकी को पकड़ने से है। और जब हम उस चेतना को जानते हैं, जब हमारे अतीत से चली आ रही विकास की उस चेतना को पकड़ेंगे, परिवर्तनशील उस चेतना को पकड़ेंगे, जो एक गतिशील परंपरा के रूप में चली आ रही है। आपको पहले भी बता दूं कि जो परंपरा है यानी कि जो संस्कृति है, वो गतिशील है, निरंतर चलती रहती है। आज भी हमारी परंपरा अनवरत रूप से चल रही है। आज कुछ और फैशन है, कल कुछ और मॉडर्न फैशन आने वाले हैं, और हम पीछे के जब फैशन को जानते हैं तभी हम उसके अच्छे और बुरे चीज को पकड़ पाते हैं। तो परंपरा से ये भी एक तात्पर्य निकलता है इनके टी.एस. इलियट के परंपरा सिद्धांत से कि जब तक हम अतीत के चीजों को नहीं जानेंगे, तब तक वर्तमान की चीजों के अच्छे और बुरे निर्णय को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। मतलब अगर कोई साहित्यकार वर्तमान में क्या लिख रहा है, तो अतीत के लिखे हुए चीजों को अगर हम नहीं उससे तुलना करेंगे, नहीं उस परंपरा को जानेंगे, तो हम उस परंपरा को, उस साहित्यकार को सही और गलत के निर्णय पे नहीं मूल्यांकन कर सकते हैं। इसलिए परंपरा को जानना बहुत ही जरूरी है। और उस परंपरा को जब साहित्यकार जानता है, तो वो अपने कर्तव्य बोध को जान जाता है कि उसे आने वाले समय में किस तरह की चीजें लिखनी है, क्या लिखना है और क्या करना है। तो ये रही कुछ जो है कि लिखी हुई बातें। अब हम उसको व्यवहारिक रूप में समझेंगे कि वास्तव में है क्या। परंपरा सिद्धांत अतीत और वर्तमान के बीच की एक कड़ी का रूप दर्शाती है। आप चित्र के माध्यम से देख रहे होंगे कि मैंने एक तरफ अतीत लिखा हुआ है, एक तरफ वर्तमान लिखा हुआ है। वहां आपने देखा कि जो परंपरा है यानी कि संस्कृति है, उसके सापेक्ष रचना का मूल्यांकन करने की बात टी.एस. इलियट कर रहे हैं। और एक कवि के लिए भी
अतीत जितना महत्वपूर्ण रखता है उतना ही वर्तमान महत्वपूर्ण रखता है, और ये अतीत जितना वर्तमान को प्रभावित करता है उतना ही वर्तमान अतीत को प्रभावित करता है। और इन अतीत और वर्तमान के बीच में सेतु की तरह कवि पाया जाता है। कवि साहित्यकार बैठा हुआ है जो अपने अतीत से चली आ रही परंपराओं को अपने स्मृति में लाता है और वर्तमान की जो चीजें देखता है उसको दोनों को जोड़ते हुए एक रचना करता है, और उसका जब मूल्यांकन करते हैं तो एक बेहतर रचना सामने आती है। ये परंपरा सिद्धांत है जिसमें अतीत और वर्तमान, अतीत को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है टी.एस. इलियट ने। वो कहते हैं कि परंपरा के जानने से साहित्यकार के कर्तव्य बोध का पता चल जाता है और वो अपने वर्तमान को सही करता है। तो मैंने एक चित्र भी बनाया कि अतीत और वर्तमान दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और उस प्रभाव क्षेत्र में कवि बैठा हुआ है जो उस दोनों के प्रभाव को देखते हुए एक रचना करता है, एक काव्य रचता है जो एक बेहतर रचना होती है जिसमें अपना वर्तमान भी आत्मसात होता है, जिसमें अतीत की परंपरा जो चली आ रही है उसका जो गतिशीलता है परंपरा की, वो भी उसमें समावेशित होती है। तो इस तरह से जो परंपरा सिद्धांत है वो अतीत और वर्तमान के बीच कवि को खड़ा हुआ पाती है। और अब हम पढ़ेंगे आई ए रिचर्ड्स के सिद्धांत को। आई ए रिचर्ड्स जो 1893 से 1979 ईस्वी तक इनका जो जीवन काल रहा है। आई ए रिचर्ड्स मुख्य रूप से एक आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। इनकी कुछ रचनाएं हैं द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स 1922 में, और द मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923 में, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है 1924 में, पोएट्रीज एंड साइंसेज 1926 में, और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म बार बार मिलान में पूछ लिया जाता है कि ये रचना किसकी है। तो ये आई ए रिचर्ड्स की है 1929 में, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक 1936 में। तो ये कुल 6 रचनाएं आई ए रिचर्ड्स की मिलती हैं हमें। अब हम देखते हैं कि इनके जो सिद्धांत हैं, तो इन्होंने काव्य भाषा सिद्धांत, 2 तरह के सिद्धांत इनके मिलते हैं, काव्य भाषा सिद्धांत और संप्रेषण सिद्धांत। तो हम काव्य भाषा सिद्धांत पे बातचीत करेंगे। काव्य भाषा सिद्धांत पे बातचीत करेंगे तो भाषा पे बातचीत करने से पहले हम संप्रेषण को जान लेते हैं। संप्रेषण को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम संप्रेषण को जान लेंगे तब हमें भाषा को जानना चाहिए जो कि संप्रेषण का मूल आधार है। तो हम संप्रेषण को जान लेते हैं, नहीं तो हम पहले काव्य भाषा सिद्धांत को ही जान लेते हैं। तो भाषा ही संप्रेषण का मूल आधार है। अब इस वाक्य को किस तरह से हम व्यवहारिक रूप में समझ सकते हैं उसको हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि आई ए रिचर्ड्स भाषा को 2 भागों में बांटते हैं। पहली जो बांटते हैं वो वैज्ञानिक और दूसरा जो है रागात्मक। पहला जो है वो वैज्ञानिक, दूसरा रागात्मक। अब ये जो वैज्ञानिक भाषा के रूप में उन्होंने जो वर्गीकरण किया है वो कहते हैं कि तथ्य को यथावत प्रस्तुत करना ये वैज्ञानिक भाषा के अंतर्गत आता है, और तथ्य नहीं बल्कि भाव का उद्बोधन करना, एक लय में करना रागात्मक भाषा के अंतर्गत आता है। और ये जो रागात्मक भाषा है वही साहित्य की भाषा है, वही काव्य की भाषा है। और इसमें नीचे मैंने बुक का भी मेंशन किया हुआ है कि जो वैज्ञानिक भाषा है उसका विवेचन मीनिंग ऑफ मीनिंग नामक पुस्तक में वो करते हैं, और जो रागात्मक है वो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म नामक पुस्तक में करते हैं। तो आप ध्यान दें कि जो काव्य भाषा से संबंधी उनके सिद्धांत वो इसी चित्र पर ही आधारित है। उन्होंने काव्य भाषा सिद्धांत में भाषा को 2 भागों में बांटा है। कौन कौन सी भाषा? वैज्ञानिक और रागात्मक, ये जरूर याद रखें, वैज्ञानिक और रागात्मक। वैज्ञानिक भाषा वो है जहाँ तथ्यों को यथावत प्रस्तुत किया जाता है। रागात्मक भाषा वो है जहाँ तथ्य नहीं भाव का उद्बोधन होता है।
और अब इन दोनों के विवेचन की बात करें तो जो वैज्ञानिक भाषा है वो मीनिंग ऑफ मीनिंग नामक बुक में आती है, और जो भाव का उद्बोधन है वो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में आता है। ये इनकी काव्य भाषा संबंधित सिद्धांत है। अब हम देखेंगे कि संप्रेषण सिद्धांत क्या है। तो संप्रेषण सिद्धांत को सीधे सीधे इन चित्रों के माध्यम से हम समझेंगे कि वास्तव में है क्या संप्रेषण सिद्धांत। संप्रेषण होता क्या है? संप्रेषण संवाद, और संवाद कितने लोगों के बीच में होता है? दो लोगों के बीच में। तो वही यहाँ पे टी.एस. इलियट कहते हैं कि दो तरह की अनुभूति हमारे मन में आनी चाहिए। तो मैंने यहाँ एक चित्र बनाया है जिसमें दो अनुभूतियों का जिक्र किया है बॉक्स बनाते हुए, अनुभूति 1 और अनुभूति 2, जिसको अनुभूति 1 को मैंने A1, अनुभूति 2 को A2 से डिकोड किया है। और आप देखे होंगे कि 3 मैंने नाव की तरह से ये बनाए हैं, जिसमें 3 खाने बन जाएं किसी तरह से, तो बन गए। और उसमें क्या हुआ है कि मैंने पहला जो दिया कि ये जो अनुभूति 1 है, अनुभूति 2, और इसमें मैंने 3 चीजें लिखी हुई हैं: परस्पर प्रभाव, स्वरूप में समानता हो, A2 जो है A1 से उत्पन्न हो। अब क्या है? अब जो अनुभूति 1 है उस अनुभूति से एक दूसरी अनुभूति का उत्पन्न होना, यानी कि A1 से A2 का उत्पन्न होना, यानी कि एक अनुभूति सी उस अनुभूति से निकल के दूसरी अनुभूति बन गई। ठीक है, हम दो अनुभूति बना दिए। अब दोनों अनुभूति का जो स्वरूप है वो समान होना चाहिए, दोनों अनुभूतियों में समानता होनी चाहिए। ठीक है, वो समानता भी ला दिए। अब ये दोनों जो अनुभूति बनी है, जो दोनों समान रूप की हैं, जो दोनों समान स्वरूप की हैं, ये दोनों अनुभूतियां जो हैं वो आपस में परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। और यही संप्रेषण सिद्धांत का मूल प्रतिपाद्य है कि दो अनुभूति हमारे मन में होती है, पहली अनुभूति से दूसरी अनुभूति का उत्पन्न होता है, और दोनों अनुभूतियों के स्वरूप समान होते हैं, और दोनों अनुभूतियां आपस में परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। और एक और चीज यहाँ पे निकल के आती है कि दोनों के बीच जितनी समानता होगी, दोनों के स्वरूपों में जितनी समानता होगी, संप्रेषण हमारा उतना ही सुलभ होगा। यानी कि जो पहली अनुभूति से दूसरी अनुभूति बनी थी उसके स्वरूप में जितनी समानता होगी, हमारा संप्रेषण जो है, हमारा संवाद जो है वो उतना ही सुलभ होता जाएगा। ये आई.ए. रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत है। इसके आधार पर आई.ए. रिचर्ड्स ने कहा कि कविता जो है वो बिना संप्रेषित हुए अपनी अर्थवत्ता को हासिल नहीं कर सकती। यानी कि कविता जो है वो बिना संवाद किए हुए अपने अर्थ को प्राप्त नहीं कर सकती। और बिल्कुल सही भी बात है, जब हम धूमिल की कविताओं को बातचीत करेंगे, चाहे वो मोचीराम हो, चाहे वो अकाल दर्शन हो, तो देखते हैं वो उसमें एक संवाद मिलता है। चाहे वो ब्रह्म राक्षस कविता की बात करिए, वहां भी एक संप्रेषण की स्थिति बनी होती है। और ये जितनी भी कविताओं का नाम मैंने लिया वो अपने आप में एक बहुत ही सार्थक कविताएं हैं। तो कहीं ना कहीं टी.एस. इलियट का आई.ए. रिचर्ड्स का ये जो संप्रेषण सिद्धांत है वो बिल्कुल सही होता है कि बिना संप्रेषण के किसी कविता को अर्थ हासिल नहीं हो पाता है। और जो संप्रेषण होता है वो कहीं न कहीं भाषा के आधार पे ही होता है। तो भाषा ही संप्रेषण का मूल आधार है, इस पंक्ति को जरूर याद रखें। और इस भाषा को आई.ए. रिचर्ड्स ने दो भागों में बांटा है, वैज्ञानिक और रागात्मक। वैज्ञानिक होता है तथ्य को यथावत प्रस्तुत करना, रागात्मक होता है तथ्य नहीं भाव का उद्बोधन करना। ये रागात्मक जो है वही काव्य की भाषा है। वैज्ञानिक भाषा का जो विवेचन है मीनिंग ऑफ मीनिंग नामक पुस्तक में करते हैं आई.ए. रिचर्ड्स, और जो रागात्मक भाषा का विवेचन है वो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म नाम का एक उनका आलोचकीय पुस्तक है, उस पे इसका विवेचन मिलता है। ऊपर हमने पढ़ा है एक और सिद्धांत, ये परंपरा सिद्धांत टी.एस. इलियट का,
कि हम एक रचनाकार के लिए अपनी परंपरा का जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जब हम अपने इतिहास बोध को, अपनी संस्कृति को जानेंगे, तो हम अपने वर्तमान को भी सही करते हुए अपने कर्तव्य बोध को जानेंगे। एक कवि जब अपनी परंपरा को जानेगा तो अपने कर्तव्य बोध को जानेगा, और इसी परंपरा को महत्व स्थान देते हुए टी.एस. इलियट ने कहा है कि किसी भी रचना का मूल्यांकन रचनाशीलता की संपूर्ण परंपरा की सापेक्षता में होना चाहिए। ऊपर एक सिद्धांत हमने पढ़ा, वो सिद्धांत यूं था कि टी.एस. इलियट का ये जो एक सिद्धांत निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत था, जिसमें कवि के व्यक्तिगत भावों की विशिष्टता का सम्मानीकरण होना था। इसमें वो कहते हैं कि कला जो है वो व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तित्व से पलायन है। यानी कि आप एक खाका बनाएंगे, आप एक डायग्राम बनाएंगे जो यहाँ लिखेंगे कला, और ऐसे एक तीर बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे व्यक्तित्व। यानी कि जो कविता है वो व्यक्तित्व से पलायन है। क्या है? पलायन है। यानी कि हम अपने व्यक्तित्व से पलायित होके एक नई तरह की दुनिया में चले जाते हैं। वही कविता है जहाँ हमारे व्यक्तित्व का कोई अभिव्यक्ति नहीं होती है। हमारे व्यक्तित्व के जो भाव हैं वो समाज के भाव से मिलते हुए एक सामान्यीकरण की अवस्था में आ जाते हैं। ये निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत है। निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत को समझाने के लिए एक घर बना। घर के कमरे में ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड दो गैसें हैं, और उसमें प्लेटिनम का जब टुकड़ा डालते हैं तो प्लेटिनम का टुकड़ा ज्यों का त्यों बना रहता है, और सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक दूसरे से रासायनिक अभिक्रिया करते हुए सल्फ्यूरिक एसिड बन जाते हैं। लेकिन जो प्लेटिनम का टुकड़ा है वो ज्यों का त्यों बना रहता है। तो ये ज्यों का त्यों जो बना है, यही कलाकार, यही कवि का मन है, जो किसी रचना को रचने के लिए एक उत्प्रेरक का काम सिर्फ करता है, एक कैटलिस्ट के रूप में वो विद्यमान रहता है, बल्कि वो रचना में होते हुए भी रचना में दिखाई नहीं देना चाहिए। यही टी.एस. इलियट के निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत है। तो आज हमने टी.एस. इलियट के निर्वैयक्तिकता और परंपरा सिद्धांत और आई.ए. रिचर्ड्स का काव्य भाषा सिद्धांत, और उसके बाद एक आई.ए. रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत, ये 4 सिद्धांतों पे बातचीत की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों वीडियो जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र के नाम से चैनल पे है, आपको अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगे तो ये वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच पाए। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे जो और भी वीडियो आए चैनल पे, नए नए विषय पे जो वीडियो आए उस पे उसको आप तक जल्दी से पहुँच पाए। तो ऐसे ही नए नए वीडियो और नए नए विषय के साथ हम मिलते रहेंगे। तो अगली नेट के जो परीक्षाओं का डेट है वो तो आ ही चुका है। सिटी इंटीमेशन भी अब जल्द ही आ जाएगा। तो लगातार बने रहें चैनल के साथ, हम मिलते रहेंगे नए नए वीडियो के साथ, नए नए विषयों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।